आज हम जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में डीप स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत जैव विकास के 2 सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है लैमार्कवाद और दूसरा है डार्विनवाद। इसे हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझते हैं। इससे तात्पर्य है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक चले आ रहे मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में हो रहे परिवर्तन के कारण ही जैव विकास संभव होता है। और यह परिवर्तन एक क्रम के अनुसार होता है जिसमें पर्यावरण परिवर्तन मुख्य रूप से और जीवधारियों के आनुवंशिक संरचनाओं में परिवर्तन यह कारण होते हैं। क्रमिक परिवर्तन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहे परिवर्तन का मुख्य आधार प्रजनन है। और आप सभी को पता है सजीवों का मुख्य लक्षण प्रजनन ही है। प्रजनन के आधार पर मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में हमें जैव विकास का प्रमाण मिलता है। मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही इनके गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। परंतु हम ये कहते हैं कि हम मम्मी या पापा जैसे दिखते हैं। जैसे दिखते हैं एग्जैक्ट वो नहीं है। हमें कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य ही मिलती हैं। इसलिए यह भिन्नताएं एक पीढ़ी में चलती है, फिर दूसरी पीढ़ी में चलती है और तीसरी पीढ़ी में। इसी प्रकार से यह एक क्रम के रूप में दिखती है हमें, और इसे ही हम क्रमागत विकास या उन्नति कहते हैं। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही जैव विकास देखने को मिलता है। परंतु एक पेड़ से दूसरे पेड़ में स्थानांतरित होने वाले गुण सेम वही होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर बस डीएनए की कॉपी करने के दौरान कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता है और इसी के कारण भिन्नताएं इनमें पाई जाती हैं। और यह भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एक क्रम के अनुसार चलती हैं, जिसे हम क्रमागत विकास या क्रमागत उन्नति कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रजनन के दौरान पाए जाने वाले विभिन्नताओं के कारण ही नए लक्षण विकसित होते हैं। अर्थात आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को ही हम क्रमागत उन्नति या विकास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत। लैमार्कवाद। यह सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क के द्वारा दिया गया है। यह एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक थे। साथ ही यह एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विकास को काफी अच्छे से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद, इन्होंने इसका उल्लेख अपनी लिखी हुई पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिकल में 1809 में किया। इनके द्वारा इस पुस्तक के अंतर्गत दिए गए सिद्धांत का नाम उपार्जित लक्षणों का वंशागति अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से हम जानते हैं। लैमार्क के द्वारा दिए गए उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, इसको हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति या जीव जंतु पर वातावरण का प्रभाव उनके अंगों के उपयोग के कारण उनकी रचनाओं और कार्य को प्रभावित करता है, जिससे उस मनुष्य या जीव जंतु में कुछ ऐसे लक्षण धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं जो कि एक स्थायी लक्षण के रूप में उनके वंशजों में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह वंशजों के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको यह डायग्राम दिख रहा है, हमारे वंशज वानर थे। वानर पहले झुककर और बैठकर चलते थे, परंतु यह अपने वातावरण के प्रभाव को देखते हुए और अपने कार्य आवश्यकता के अनुसार अपने शारीरिक संरचना को परिवर्तित करने में सफल हो सके। और यह शारीरिक परिवर्तन उनके शरीर के अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर ही संभव हो सका, क्योंकि जब वह किसी चीज को पकड़ने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं या चलने के लिए पैरों को बढ़ाएं, तब उनको समझ आया कि किस प्रकार से हम अपने शरीर के अंगों को विकसित करके अपने आप को विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वह वानर से आदि मानव बने
आदिमानव बनने के कारण ही वह आग को जलाना, खेती करना, शिकार करना इत्यादि कार्यों को करना सीख सकें, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी फिर परिवर्तन हुआ और अंततः यह मानव में परिवर्तित हो सकें। अतः हम कह सकते हैं कि उपार्जित लक्षणों के कारण ही धीरे धीरे वंशजों में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी स्पष्ट होते जाते हैं। लैमार्क के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पुनः छोटी हो सकती है अगर उन्हें बड़े वृक्षों की पत्तियां खाने को न मिलें। प्राचीन समय में जिराफ की छोटी गर्दन हुआ करती थी, परंतु वह अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़े वृक्षों की पत्तियों खाने के लिए उत्सुक हुआ, जिससे वह अपने आगे के 2 टांग और गर्दन को ऊंचे उठाने की कोशिश करते रहें और इस कोशिश के कारण ही उनके शरीर में एक स्थायी परिवर्तन देखने को मिला, जिससे उनकी आगे की 2 टांगे और गर्दन काफी लंबी हो गई। जिराफ की शारीरिक संरचना उनके कार्य को प्रभावित करते हुए उनके उपार्जित लक्षणों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, जिससे उनके पीढ़ियों में यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दिया और इसी से ही आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। लैमार्क के अनुसार सांपों का शरीर उनके कार्य को प्रभावित करते हुए उनके शारीरिक रचना में कुछ उपार्जित लक्षणों का परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वह तेजी से घास में दौड़ सकते हैं और बिल में घुस सकते हैं और इनके कारण ही उनके शारीरिक रचना में से उनकी टांगे लुप्त हो गईं। इन सभी उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वातावरण के प्रभाव से जीव जंतुओं या मनुष्य के कम उपयोग के कारण ही उनके अंगों की विलुप्तीकरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। डार्विनवाद। इस सिद्धांत का श्रेय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को जाता है। यह इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने डॉक्टर हंसले के साथ विश्व भ्रमण के लिए बीगल जहाज पर यात्रा की। यात्रा के दौरान डार्विन ने जीव जंतु, चट्टानों तथा जीवाश्मों के अनेक नमूनों को इकट्ठा किया और इन पर अपने मत देने के लिए 2 पुस्तक लिखी। पहली पुस्तक है एक प्रकृति विज्ञान की समुद्र द्वारा विश्व की सैर। इसे हम अ नेचुरलिस्ट वोयेज अराउंड द वर्ल्ड भी कहते हैं तथा इनकी दूसरी पुस्तक जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसे हम प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन के अनुसार प्रकृति में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल कर संतान उत्पत्ति करके लंबे समय तक जीवित रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो स्वयं को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं और ऐसे जीव कुछ समय के बाद स्वयं या प्रकृति के अनुसार नष्ट हो जाते हैं। जीवधारियों के मुख्य आवश्यकताओं के कारण जैसे भोजन, आवास और अन्य आवश्यकता के लिए वह परस्पर संघर्ष करते रहते हैं और इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार इनका प्रकृति चयन करती है और जिसे प्रकृति चयन करती है उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। इसे ही हम प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। इस प्रकार से डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है। प्राकृतिक चयनवाद या नेचुरल सिलेक्शन, इसे हम इन डायग्राम के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर आपको 3 स्टेज दिख रहे हैं। पहले स्टेज में ग्रीन कलर के बीटल्स की संख्या ज़्यादा है। कौवे ग्रीन कलर के बीटल को ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इन्हें ये ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आपको रेड कलर के बीटल, इनकी संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है। जैसे ही ये सेकेंड स्टेज पे जाते हैं, ये अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं क्योंकि यह प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए सेकेंड स्टेज में रेड कलर के बीटल की संख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है। सेकेंड स्टेज में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर के बीटल, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। शुरुआत से ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ग्रीन कलर और रेड कलर में बहुत सी भिन्नताएं, क्योंकि ग्रीन कलर के बीटल अपने जीवन को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करते हैं।
इसीलिए प्रकृति द्वारा यह चयन नहीं किए जाते हैं। वहीं रेड कलर के बीटल यह शुरू से ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए यह प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होते हैं और इसीलिए प्रकृति रेड कलर के बीटल को चयन करती है और इसे ही हम प्राकृतिक चयनवाद का नियम कहते हैं। इसी कारण आपको लास्ट स्टेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्रीन कलर के एक भी बीटल्स नहीं हैं, वहीं रेड कलर के बीटल्स ने अपने अस्तित्व को बचाकर प्रकृति द्वारा सिलेक्शन का नियम सिद्ध किया है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन के सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत म्यूटेशन ऑफ थ्योरी, इसका श्रेय हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डुब्रिज को जाता है। इन्होंने इसकी खोज सन 1901 में किया। इसके अंतर्गत इन्होंने जैव विकास की प्रक्रिया को उत्परिवर्तन का आधार माना। जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों में या जीव जंतुओं में अलग अलग और छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण ही उनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है, परंतु ह्यूगो डुब्रिज के अनुसार यह छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण न होकर के एक बड़ी और आकस्मिक भिन्नताओं के कारण होता है और इसे ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से ह्यूगो डुब्रिज ने इवनिंग प्राइम रोज में देखा कि इनके मूल पौधों में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु इन्हीं के जैसे समान दिखने वाले पौधों में 15, 16, 20, 24, 25, 28, 29 इस तरह के अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या पाई गई। इस प्रकार ह्यूगो डुब्रिज ने बताया कि यह परिवर्तन बड़ी और आकस्मिक होती है, यह अचानक ही प्रकट होती है, साथ ही यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होती है। इसी कारण नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है और इन आकस्मिक प्रकटन होने की वाली विभिन्नताओं को ही हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए जैव विकास के सभी तथ्य काफी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।